हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुविला ऑफिशियल। हमारे यूट्यूब चैनल एजुविला ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हैं, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, कोई शिक्षक से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा हो गया, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट, एस टेट, सुपर टेट, बी टेट, टेट, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें जो सबसे कॉमन होता है वो होता है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी एक ऐसा हमारा पाठ्यक्रम का हिस्सा है, एनसीईआरटी का बुक, जिससे प्रश्न आते ही आते हैं और अधिकांश प्रश्न जो हैं वो यही से आते हैं। तो आइए बिना किसी डिले के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा बी, मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल। मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में होती है। वह बल जिसमें दो वस्तुओं के मध्य संपर्क की आवश्यकता होती है असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरणार्थ, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्व बल, ये सभी जो हैं वो संपर्क बल के उदाहरण हैं। चलते हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बलों में कौन से बल असंपर्क बल के उदाहरण नहीं हैं? इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है कि असंपर्क बल कौन सा नहीं है, मतलब कोई एक असंपर्क बल का उदाहरण है और बाकी सारे संपर्क बल का उदाहरण है। तो इसका जो है वो उत्तर हो जाएगा ए और डी। ये जो है वो असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है। देखते हैं तीसरे प्रश्न को। इसमें है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बल केवल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा है, कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रॉ स्थित विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। तीसरा है, घर्षण बल के कारण पानी नदियों में नीचे की ओर बहता है। चौथा है, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है। अब देखिए, अब कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, एक या एक से अधिक। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा दूसरा और चौथा। ये दूसरा और चौथा। कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रॉ स्थित विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है और विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है। जब कागज की शीट से स्ट्रॉ को रगड़ा जाता है तो वह स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है, क्योंकि स्ट्रॉ तथा कागज के मध्य जो है आवेश का स्थानांतरण होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है। वहीं हम देखेंगे जो हमारा पहला और तीसरा जो गलत ऑप्शन है उसको देखेंगे। बल के कारण गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है तथा स्थिर विद्युत को गतिमान किया जा सकता है। गुरुत्वीय बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो दूसरा और चौथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। दूसरा है, किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा जो उत्तर है वो पहला और दूसरा। घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो कि वस्तु की गति का अवरोध करता है। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है।
असंतुलित बल द्वारा किसी स्थिर जो वस्तु है उसको गति प्रदान की जा सकती है तथा किसी गतिमान वस्तु को रोका भी जा सकता है। तो चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। दूसरा है किसी भी वस्तु का जड़त्व केवल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा सिर्फ पहला, केवल एक जो है ये सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है क्योंकि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। छठा प्रश्न, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। बस पर चलने वाले व्यक्ति बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये विराम का जड़त्व जो है इसका उदाहरण है। विराम का जड़त्व, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर विराम के जड़त्व के कारण गिरते हैं क्योंकि यात्रियों का नीचे वाला भाग जो बस के संपर्क में है आगे की ओर गतिमान हो जाता है, जबकि ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है। 7वां प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। दिशा का जड़त्व ये क्या है? कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, बस के मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकाव, या तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार का आगे की ओर गिरना। तो दिशा का जड़त्व क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बस के मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकाव। ये A का 2 हो जाएगा। विराम का जड़त्व क्या हो जाएगा? विराम का जड़त्व ये हो जाएगा कंबल को पीटने पर धूलकण के कणों का अलग होना। और गति का जो जड़त्व है ये हो जाएगा क्या? तो तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार जो है वो आगे की ओर गिर जाता है। चलते हम 8वें प्रश्न की ओर। 8वां है, न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है। और दूसरा है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? हमको सत्य कथन खोजना है। तो इसमें जो सही कथन है वो है दोनों, 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा सही कथन। न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित दिए गए कथनों में से कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यह नियम जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दूसरा है, संवेग द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा है, संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तथा 3 हो जाएगा उत्तर। एक तथा 3। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है।
अगला प्रश्न, बल गुणनफल है किसका? बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। दूसरा, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा है, बल को न्यूटन प्रति किग्रा में भी मापा जा सकता है। तो इसका जो है उत्तर वो हो जाएगा 1, केवल एक। समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है? पहला, क्रिकेट के खेल के मैदान में क्षेत्र रक्षण को तेजी से आ रही गेंद को लगाते समय हाथ को पीछे की ओर खींचना। दूसरा है, ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों का कुशन या बालू पर कूदना। तीसरा है, किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी का ही ढेरी से बाहर आना। तो ये हो जाएगा, इसका पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ये पहला जो है और ये दूसरा। क्रिकेट के मैदान में जब हम देखते हैं तो खिलाड़ी जब किसी गेंद को कैच कर रहा होता है तो अपना हाथ जो है वो पीछे की ओर खींचता है इससे। और दूसरा है, ऊंची कूद वाले मैदान में जो है वो खिलाड़ियों के लिए नीचे में बालू या कुशन लगाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो पिंडों के बीच परस्पर सदैव समान और एक ही दिशा में होते हैं। दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और एक ही दिशा में होते हैं। दूसरा है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक वस्तु पर कार्य करते हैं। इसमें से सही कथन को देखना है हमको। तो सही कथन जो है इसका हो जाएगा वो कोई नहीं, क्योंकि ये कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम देखते हैं तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। एक वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्रिया तथा दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया बल जो है वो प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तथा क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। चौदहवां प्रश्न है, आवेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बल तथा समय का गुणनफल आवेग है। दूसरा है, संवेग परिवर्तन की दर आवेग को निरूपित करते हैं। तीसरा है, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला और तीसरा कथन सत्य है। पहला और तीसरा कथन सत्य है। बल तथा आवेग के संदर्भ में दिए गए कथनों में बल तथा समय का गुणनफल आवेग है, ये सही है। और तीसरा जो है संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, ये दोनों ही सही है। अगला 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना, नाविक का नाव के किनारे पर कूदना, सड़क पर चलना। इसमें से कहता है कि कौन सा जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा तीनों ही, 1 2 3 तीनों ही।
16वां प्रश्न, यदि ना हो तो वस्तु जो गतिशील है वो क्या करेगी? अपनी दिशा को परिवर्तित करेगी, अपनी चाल को परिवर्तित करेगी, अपनी गति की अवस्था में रहेगी या अपनी गति की अवस्था को विराम अवस्था में परिवर्तित करेगी? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, अपनी गति की अवस्था में रहेगी। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। या भारत में सड़क की अपेक्षा या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ये बर्फ हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका सही उत्तर जो है वो यही हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। 18 नंबर, घर्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वचालित वाहनों में ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैरों का उपयोग करके घर्षण को हटाया जाता है। दूसरा, कबड्डी खिलाड़ी मिट्टी रगड़ कर घर्षण को बढ़ाते हैं ताकि प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके। तीसरा, द्रवों तथा गैसों द्वारा उत्पन्न घर्षण को कर्षण कहते हैं। चौथा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें से कौन सा कथन कहता है सत्य है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 2, 2, 3, 4, ये तीनों ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। स्थैतिक घर्षण लोटनिक घर्षण से कम होता है। या बॉल बेयरिंग सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित कर देता है। इसमें से सही उत्तर कहता है खोजने के लिए। तो ये हो जाएगा दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। सर्पी घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है और बॉल बेयरिंग जो है वो सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित कर देता है। बीसवां और अंतिम आखिरी प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अभिकेंद्र बल से संबंधित कौन से कथन सही हैं? पहला, साइकिल सवार का वृत्तीय मोड़ पर मुड़ना। दूसरा, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का गति करना। तीसरा, डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्ति में गति। ये सभी सही है, ये सभी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ये सभी सही है, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो घर्षण से था और सामान्य विज्ञान का तीसरा MCQ का चैप्टर था ये। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के नए वीडियो के लिए चैनल को बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।